हेलो गाइज, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलरिटी, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मैंने आपको हिमाचल प्रदेश पीजीटी एग्ज़ाम से लिया है, जो भी रिसेंटली 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे हैं, फेमस क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, देख लेते हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके पहले जो क्वेश्चंस थे लिनियर अलजेब्रा के, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, रियल एनालिसिस के, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो सबको मैंने कवर किया है। जो मेरा ऑल PYQ का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन fz इक्वल टू साइन जेड बाई जेड हैज़, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि इसके पास में जो है जीरो एक पोल है, या आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, या रिमूवल है, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आप इसको देख सकते हो। बहुत सा मेथड मैंने आपको बताया है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले एक्सपेंशन की बात करूँ तो आपको पता है कि साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इस तरह का साइन जेड का होता है एक्सपेंशन, और नीचे में आपका जेड है, तो साइन जेड बाई जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जेड को कॉमन ले लो तो ये आपको बचेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह का बचेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक्सपेंशन से सिंगुलरिटी पता कर सकते हैं ना, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे ही जेड के पॉजिटिव पावर हैं, यानी ये जो है ना आपका सिर्फ टेलर्स पार्ट है, कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेगुलर पार्ट भी बोलते हैं। तो किसी का भी आप जब एक्सपेंशन करते हो तो उसमें दो तरह का पार्ट हो सकता है, एक रेगुलर पार्ट और दूसरा आपका प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है, उसमें जेड के निगेटिव पावर होते हैं। ठीक है, जेड का निगेटिव पावर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट में कुछ भी टर्म नहीं है, क्योंकि सारा टर्म आपको यही मिल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट आपको पूरा एब्सेंट है ही नहीं। और अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं हो तो हमको वहाँ पे पोल नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में जेड का निगेटिव पावर तक जहाँ तक सीरीज जाता है आपको जो है उसी ऑर्डर का पोल मिलता है, तो यहाँ पे पोल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते तो ये आपका आइसोलेटेड इसेंशियल होता, तो पोल नहीं है, आइसोलेटेड इसेंशियल भी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट ही नहीं है। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड का भी बात यहाँ पे नहीं हो पाएगा कि ये तब होता अगर जीरो क्या होता, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स होता है। अगर हमको बहुत सारे पोल मिल रहे होते, ठीक है, और उनका लिमिट पॉइंट अगर हम देखते तब उस केस में ये आता है, तो पोल तो मिल ही नहीं रहा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो रिमूवल सिंगुलरिटी ही यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, ओनली रेगुलर पार्ट है, तो जेड इक्वल टू जो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर बना है वो जेड इक्वल टू जीरो के टर्म में बना है, ऐसे आप लिख सकते हो 1 माइनस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, प्लस जेड माइनस जीरो का होल 4 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह से। तो एक्चुअली जो फैक्टर बना है वो जीरो के अबाउट में है, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा एट जीरो। ऐसे भी आप देखेंगे जब आप लिमिट निकालेंगे ना, जेड टेंडिंग टू जीरो साइन जेड बाई जेड, तो ये क्या आता है, ये आपका नॉन जीरो फाइनाइट आता है, 1 आता है इसका वैल्यू। ठीक है, साइन जेड बाई जेड क्या होगा, अंडर जेड टेंडिंग टू जीरो 1 होगा, तो ये आपका नॉन जीरो फाइनाइट है, तो ऐसे केस में ये रिमूवल सिंगुलरिटी ही होगा। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो, तो मुझको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर है। यहाँ पे बोलता है एफ जेड आपको यू प्लस आयोटा भी के फॉर्म में है, एनालिटिक फंक्शन है रीजन डी में, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर एनालिटिक है तो ये कुर्शी-रीमा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कुर्शी-रीमा इक्वेशन, और कुर्शी-रीमा इक्वेशन क्या होता है, बड़ा ही फेमस है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है, और क्या होता है, यू वाई इक्वल टू माइनस भी एक्स। ठीक है, यानी क्या, यानी यू का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये भी का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के इक्वल हो जाएगा, और u का अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो ये फिर माइनस डी वी बाई डी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में ये रिलेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये रिलेशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू एक्स वी वाई और यू वाई उधर करेंगे तो माइनस वी एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, सब लोगों ने इसको किया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में 33 देख लेते हैं। यहाँ पे 33 है, बोलता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज,
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो तरीका आपको पता है कि अगर मेरा सीरीज इस तरह का हो ANZN फॉर्म का, ठीक है, जहाँ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, तो अगर इस फॉर्म का अगर सीरीज है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो एक रूट टेस्ट से भी निकलता है, रेशियो टेस्ट से भी निकलता है। रेशियो टेस्ट से निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका AN/AN+1, ठीक है, ये हो जाता है इसका रेशियो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर आप इसको निकाल लेते हो तो आपका ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो z का पावर 2n है, पहले आपको इसको इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो ये तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, 2n को मैं m ले लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका जो सीरीज है वो हो जाएगा, सीरीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब आपका n 1 था तो अब आपका m जो है वो 2 से चलेगा, 2 से इन्फिनिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक टर्म अगर कम या ज़्यादा होता है तो उससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि उसके कन्वर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप n के प्लेस पे m लिखेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z का पावर m डिवाइडेड बाई 4 का पावर m/2, n का वैल्यू m/2 हो जाएगा, और यहाँ भी m/2 का पावर k, ये, ठीक है। अब इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि z का पावर m है, तो z का पावर m होगा तो am ले सकते हैं कोएफिशिएंट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट am है वो क्या है, तो वो है 1/4 का पावर m/2 और m/2 का पावर k, ये है, ठीक है जी। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे am+1 निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टू दी पावर m+1/2 और m+1/2 का पावर k आ जाएगा, ठीक है। अब चलो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं, फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी am/am+1, ठीक है जी। चलिए अब आप देखो इसका रेशियो निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे आप, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 4 का पावर m+1/2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 का पावर m/2, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये आपका इस तरह से लिख सकते हो, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा m+1/m का पावर होल की, इस तरह का, ठीक है। ये हो गया हमारा लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखोगे ऊपर में बड़ा पावर है, तो ये आपका थोड़ा इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 1/2 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसको अरेंज कर दोगे तो 1+1/m का पावर k। अब देखिए m टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/m आपका 0 हो गया, तो 1 का पावर कुछ भी होगा, यहाँ पे k कोई भी रियल है, लिखना चाहिए था k कोई भी रियल होगा, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो फाइनली जो बच रहा है वो बच रहा है 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 2 होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 2 होगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी जल्दी निकल जाता है, तो मुझको नहीं लगता है किसी को दिक्कत हुई होगी, आप लोग सभी इसी तरीके से निकाले होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन भी देखते जाइए, और जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो पहले आप वीडियो पॉज करके और खुद से ट्राई किया कीजिए, ठीक है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन जब आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो या आप डिफरेंट PGT की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है। चलिए तो 34 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। बोलता है आपको ये कंटूर इंटीग्रेशन निकालना है e⁻sin z dz का, ठीक है, ओवर इंटीग्रल ओवर यूनिट सर्कल, ठीक है, e⁻i⁻, जहाँ थीटा 0 से 2 पाई है, तो यूनिट सर्कल के अंदर निकालना है। तो अब देखो कंटूर इंटीग्रेशन का जैसे एक हम लोग पढ़े हैं ना कि फॉर्मूला क्या होता है, fz dz अगर आपको निकालना है तो ये होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, जो भी रेसिड्यू मिलता है उसका सम निकाल दीजिए और 2πi से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अच्छा रेसिड्यू क्या होता है, तो आपको पता है रेसिड्यू जो है वो पोल से मिलता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि क्या कुछ यहाँ पर रेसिड्यू है। तो अब आप ये देखो कि रेसिड्यू तब होगा जब यहाँ पे सिंगुलरिटी होगा, बट e sin z dz अब अगर आप देखोगे तो e sin z dz जो है ना ये एनालिटिक फंक्शन है इन द यूनिट सर्कल, और अगर कोई एनालिटिक फंक्शन होता है, कोई रेसिड्यू नहीं मिलता, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको देखने ही से लग रहा होगा कि इसका आंसर 0 है। अच्छा कैसे एनालिटिक है, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो e sin z को, ठीक है, z का वैल्यू x+i रख करके हाइपरबोला में चेंज करके आप कुसी रिमा से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बट ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ई sin z का अगर मैं एक्सपेंशन करूं, क्योंकि एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा हथियार होता है, तो क्या हो जाएगा, तो e⁻x का क्या होता है, ये होता है 1 + x² 2 x³ 3, ठीक है, इस तरह का होता है। तो e⁻sin z का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 +
साइन जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड प्लस, ठीक है, इस तरह का होगा। अब देखो साइन जेड का एक्सपेंशन फर्दर क्या होता है, तो साइन जेड का एक्सपेंशन होता है, अभी हम लोग देखे थे 1 माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, राइट, इस तरह का होता है। सॉरी, जेड से स्टार्ट होता है। चलो ये, तो अगर साइन जेड के प्लेस पे इसको रखा जाए या इसको रखा जाए तो क्या ख्याल है, जो भी आपका ये पूरा एक्सपेंशन आएगा उसमें ओनली रेगुलर पार्ट ही होगा, ठीक है, मतलब जितने भी जेड के पॉजिटिव पावर वाले टर्म है सिर्फ वही आएंगे, चाहे आप स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, तो निगेटिव पावर वाला तो कुछ भी आएगा नहीं। तो जो मेरा प्रिंसिपल पार्ट होता है जिसमें जेड के निगेटिव पावर होते हैं, ऐसा कोई भी टर्म नहीं आएगा। ऐसा अगर कोई भी टर्म नहीं आता इसका मतलब है कि ये एनालिटिक है, इसलिए तो इसको बोला जाता है रेगुलर पार्ट। कि सिर्फ एनालिटिक अगर होगा तो उसमें क्या होगा, ओनली रेगुलर पार्ट ही मिलेगा, जो टेलर्स का पार्ट है सिर्फ वही पार्ट मिलता है। ये एनालिटिक है, ठीक है, एनालिटिक है तो इसका मतलब है कोई रेसिड्यू नहीं, कोई रेसिड्यू नहीं, इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे 36 को कैसे करेंगे, बोलता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ लॉग जेड। लॉग जेड का एक्सपेंशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एफ जेड है ये टेलर सीरीज का। तो इसको पहले आप मोहब्बत से ऐसे कर लो 1 प्लस जेड माइनस 1। क्यों ऐसा किया, इसलिए कि log 1 प्लस एक्स का हम लोगों को एक्सपेंशन पता है क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, ठीक है, इस तरह से इसका एक्सपेंशन चलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 प्लस जेड माइनस 1 कर देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब x के प्लेस पे क्या है, जेड माइनस 1, तो यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सिंपली हमको एक्सपेंशन करना था, कोई इसमें दमखम नहीं था। जो डोमेन दिया है वो भी देखो बड़ा ही यूजुअल है, आपको एक यूनिट सर्कल दिया है सेंटर्ड एट 1, ठीक है। तो यूनिट सर्कल के अंदर डेफिनेटली क्या होगा, आपका ये एक एनालिटिक फंक्शन में आ जाएगा और आप इस तरीके से इसको काफ़ी अच्छे से एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे, यस 37 नंबर, बोलता है द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई जेड हैज़। अब देखो मैंने अभी इतना कुछ आपको बताया, अगर आप पहले से नहीं भी जानते होगे तो अब आप इसको बहुत मोहब्बत से बना सकते हैं। आपको बोल रहा है इस फंक्शन के बारे में, जीरो के बारे में क्या राय है, जीरो क्या होगा, तो कुछ मत कीजिए, ठीक है, इसको खुद से बनाइए। डेफिनेटली आप लोगों ने बना लिया होगा, सिंपली एक्सपेंशन करो, ठीक है। अभी मैंने बताया ई का पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2 सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ई टू द पावर 1 बाई जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 बाई फैक्टोरियल 2 जेड का स्क्वायर, फिर 1 बाई फैक्टोरियल 3 जेड क्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो सिर्फ यही एक टर्म है जो रेगुलर पार्ट में है, जिसमें जेड जो है वो पॉजिटिव या जीरो पावर में है। बाकी सारे ही टर्म में क्या है, आपका जेड निगेटिव पावर में है, यानी आपका ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पार्ट हमको यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, हमको यहाँ पे सिंगुलरिटी मिलेगा। बट सिंगुलरिटी कैसा मिलेगा, तो ये पोल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, कुछ फाइनाइट टर्म तक जाकर के ये रुक जाता। तो मैं कहता, जैसे मान लो यहाँ पे आकर रुक जाता, तो मैं इसको बोलता कि यहाँ पे अगर रुक गया तो चूंकि यहाँ पे इस टर्म तक आया है, जेड माइनस 0 का पावर 3 तक आया है, तो पावर 3 तक आया तो हम बोल देते कि ये पोल होगा ऑर्डर 3 का। लेकिन ये रुक नहीं रहा, ये इनफाइनाइटली तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पोल नहीं मिलेगा। रिमूवल तो ऐसे ही नहीं मिलेगा चूंकि आपको पीपी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये इनफाइनाइट पावर तक जा रहा है, तो जब भी कोई प्रिंसिपल पार्ट का टर्म इनफाइनाइट पावर तक जाता है तो वो आपको मिलता है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। नॉन आइसोलेटेड होगा नहीं, चूंकि बहुत सारे पोल मिलते हैं तो उसका लिमिट पॉइंट पे बात होता है, तो ये होगा नहीं। तो भाई मैंने आपको बताया था लॉलीपॉप है, अब तो आपको काफी अच्छा लग गया होगा और एक्सपेंशन से काफी जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखो एक और लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर आ रहा है, इसको बना लो खुद कम से कम। फंक्शन दे रखा है, बोलता है रेसिड्यू एट पोल्स ऑफ एफ आर। आपको रेसिड्यू पूछ रहा है कि रेसिड्यू क्या होगा, पहले पोल देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो एफ जेड क्या है, एफ जेड है हमारे पास में जेड प्लस 3 बाई जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड। अब इसका अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे नीचे में फैक्टर कर सकते हो आप आसानी से z-2, ठीक है। तो जो सिंपल पोल हमको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है z=0 और एक दिख रहा है मेरे को z=2, ये दोनों सिंपल पोल है वन ऑर्डर का। तो वन ऑर्डर का अगर पोल का निकालना होता है रेसिड्यू तो काफ़ी इजी होता है फार्मूला। जैसे रेसिड्यू एट z=0 अगर हम निकालें तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा सिंपली लिमिट z→0, ठीक है, z-0 fz, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिमिट z→0 z fz कीजिएगा तो आपको क्या बचेगा? z+3/z-2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा fz है, z से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब आप z के प्लस पे 0 डाल दो तो ये आपका आ जाता है -3/2, तो एक तो -3/2 होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रेसिड्यू निकाल लीजिए z=2 पे, तो z=2 पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट z→2 z-2 fz, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा लिमिट z→2, अब z-2 वाला टर्म आपका हट जाएगा तो बचेगा आपका z+3/z। अब 2 को पुट कर दीजिएगा तो 5/2 आ जाता है, तो यहाँ पे -3/2 और 5/2 ये आपको मिलने वाला है पोल। तो काफ़ी देखो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो लॉलीपॉप था। तो क्वेश्चन हर तरह का आता है, कुछ इजी भी रहते हैं, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नहीं आता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए और पहले खुद से बनाया कीजिए, तो डेफिनेटली आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा और अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो। मेरे ऐप का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टी, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे आपको जो है बहुत ही कम रेट में बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, PDF मिलेगा, आपको सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, अच्छी प्रैक्टिस सेट्स आपको वहाँ पे दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अपडेट होता रहता है, जब भी कोई एग्जाम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपडेट होता रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, चैनल पे बहुत सारा फ्री वीडियो है, इससे आपको फायदा होगा। सब्सक्राइब करके रखिए, हमेशा मैं नए और अच्छे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो आपके लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।